हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट सेशन। आई होप आपने सारे सेशंस पहले देख लिए हैं, प्रीवियस के जितने भी हमने सेशंस अपलोड किए हैं, और ऑनेस्टली आप सारे सेशंस देख रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा व्यूज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फटाफट से सारे सेशंस देख लो ताकि आपको आगे वाले सेशंस अच्छे से समझ में आए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की, ताकि आपका ये चैप्टर जितना हो सके उतना जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो जितना भी आपने सेशंस देखा है उसमें अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो फटाफट जाकर सारे सेशंस पर लाइक बटन दबा दो, और आज का सेशन पे भी लाइक बटन दबा देना अगर आपको अच्छा लगे तो। जितना हो सके उतना अपने जूनियर्स के साथ, अपने फेलो मेट्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, उनको ज्ञान लैब चैनल के बारे में बताइए। फटाफट हमको 10,000 सब्सक्राइब्स अचीव करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली मिड ब्रेन के बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि आपका ब्रेन का 3 टाइप्स होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स यानी कि वो ऑल्फैक्टरी बल्ब वाला पार्ट जो स्मेलिंग सेंसेशन में हेल्प करता है। फिर सेकेंड पार्ट होता है आपका सेरिब्रम का, जिसको हम बोलते हैं टेलेनसेफेलॉन। सेरिब्रम के आपको अलग अलग लोब्स बताए गए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्परल लोब, ऑसिपिटल लोब, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर बारी आती है आपके डायनसेफेलॉन की, जो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। डाई मतलब 2। तो डायनसेफेलॉन में 2 अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस और थैलेमस के बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखा था, और हाइपोथैलेमस के बारे में भी मैंने अभी रिसेंटली आपको वीडियो भेजी थी। तो आई होप आपको फोर ब्रेन अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि ब्रेन का जो सबसे मेजर पार्ट है वो हमने कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप, मतलब ब्रेन के सेकेंड पार्ट से, दैट इज मिड ब्रेन। देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। देखो आपको फोटो दिखाई दे रहा है कि कैसे आपका मिड ब्रेन, सेरिब्रम के नीचे डायनसेफेलॉन प्रेजेंट है, डायनसेफेलॉन के जस्ट नीचे जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है पॉन्स वेरोली, उसके नीचे प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके नीचे से एक्सटेंड होता है आपका ब्रेन स्टेम, और यही ब्रेन स्टेम आगे जाके एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो आपको ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर एक टर्म मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन के एक्सप्लेनेशन से। मिड ब्रेन यानी कि विच इज प्रेजेंट इन द मिडल रीजन ऑफ द ब्रेन, ओके। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरोली। आपका मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है? ऊपर की तरफ सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे डायनसेफेलॉन है यानी थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का लोकेशन कहाँ पर है? इन बिटवीन द डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली और डायनसेफेलॉन के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट है। इट कंटेन्स द सेरिब्रल एक्वेडक्ट और आइटर दैट कनेक्ट्स द थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अगर आपको याद होगा तो हमने देखो यहाँ पर क्या बताया गया है सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बारे में, बहुत छोटा सा डायग्राम है। एक पतली सी ब्लू कलर की नर्व जा रही है जिसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। उधर पे एक्वाडक्ट लिखा है, आप एक्वाडक्ट भी लिख सकते हो या एक्वेडक्ट भी लिख सकते हो, AQUE। टेक्स्ट बुक में AQUE वाला स्पेलिंग दिया है, तो आप यही वाली स्पेलिंग फॉलो करो, एक्वीडक्ट की स्पेलिंग फॉलो करो। तो देखो क्या बताया जा रहा है कि ये जो एक्वीडक्ट है, ये एक्वीडक्ट मिडल ब्रेन से पास होती है, जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है। देखो वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रही हूँ, दूसरे मार्कर से बताती हूँ। हाँ, वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? वेंट्रिकल्स का काम होता है CSF ट्रांसपोर्ट करना। वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? CSF ट्रांसपोर्ट करना। अब हमने हमारे प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जब हम एपिथैलेमस के बारे में पढ़ रहे थे, कि आपका जो सेरिब्रम वाला रीजन होता है कॉर्पस कलोजम के नीचे, सेरिब्रम कॉर्पस कलोजम की मदद से कनेक्टेड है। देखो ये आपका ब्रेन है, यहाँ पर आपका कॉर्पस कलोजम प्रेजेंट है, मतलब ये सेरिब्रम है, इसके नीचे ऐसा कॉर्पस कलोजम प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्पस कलोजम के नीचे आपका यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पर ऐसे खाली स्पेस है जिसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल वेंट्रिकल, या आप इसको थर्ड वेंट्रिकल बोल सकते हो। तो इस थर्ड वेंट्रिकल में क्या भरा हुआ है? यहाँ पर आपका कोरोइड प्लेक्सस आता है। एपिथैलेमस से क्या आता है? कोरोइड प्लेक्सस आता है। तो इस कोरोइड प्लेक्सस की वजह से यहाँ पर क्या भरा हुआ है? थर्ड वेंट्रिकल में CSF भरा हुआ है। अब ये थर्ड वेंट्रिकल आगे जाके पास ऑन होती है फोर्थ वेंट्रिकल के पास। कहाँ पर पास ऑन होती है? फोर्थ वेंट्रिकल के पास। और ये फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे ओपन होती है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का ओपनिंग, मतलब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सारा CSF
एक्सेप्ट करता है। ब्रेन का जितना भी CSF है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाता है, जितना भी मतलब जितना एक्स्ट्रा CSF है। कुछ CSF ब्रेन के पास रहता है, कुछ CSF स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। तो ब्रेन के पास जो एक्स्ट्रा CSF है या कोरोइड प्लेक्सस से जो CSF बन रहा है वो CSF कहाँ पर जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास जाएगा। कहाँ पर जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास जाएगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो ट्यूब है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा की ओपनिंग है, जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का रूफ बोलते हैं। रूफ मतलब अपर पार्ट, एंटीरियर पार्ट। देखो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो ऊपर का पार्ट है जहाँ से ट्यूब ओपन है, जैसे समझो ये मार्कर है, ये मार्कर का रूफ हो गया। रूफ मतलब पतरा यानी कि ऊपर का पार्ट, और ये मार्कर का बेस हो गया। सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मार्कर एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मार्कर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एंटीरियर पार्ट है वो खुला हुआ है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का एंटीरियर पार्ट कैसा है? खुला हुआ है, ताकि वो CSF एक्सेप्ट कर सके। तो उस खुले पार्ट को हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। उस खुले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये CSF फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड फ्लो होने के लिए हमको एक कनेक्टिंग ट्यूब चाहिए। तो इस कनेक्टिंग ट्यूब को हम बोलते हैं आइटर। इस कनेक्टिंग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? आइटर। ओके, तो देखिए अब जो डायग्राम डिस्प्ले कर रही हूँ मैं आपके सामने, आइटर अच्छे से समझ में आया है। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्टिंग ट्यूब है उसको बोलते हैं आइटर। और ये कनेक्टिंग ट्यूब किसके बीच में से ये कनेक्टिंग ट्यूब किसके बीच में से पास हो रही है? मिड ब्रेन के बीच में से पास हो रही है। किसके बीच में से पास हो रही है? मिड ब्रेन के बीच में से। दिस इज योर मिड ब्रेन। क्या है ये आपका? मिड ब्रेन। इसके नीचे क्या है आपका? यहाँ पर पॉन्स वेरोली, और फिर पॉन्स, ये आपका पॉन्स वेरोली, और पॉन्स वेरोली के नीचे क्या आता है आपका? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो आइटर है, ये आइटर पॉन्स वेरोली के बीच में से पास होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल का काम क्या है? CSF ट्रांसपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना, और उसके बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? आइटर। और आइटर कहाँ पे से पास होता है? मिड ब्रेन के रीजन से पास होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, फिर से वही डायग्राम जो आपको दिखा रही थी मैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आपका जो मिड ब्रेन है, इट कंटेन्स व्हाट? मिड ब्रेन के बीच में से क्या पास होता है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये वाला स्पेलिंग लिखना, डायग्राम का स्पेलिंग मत लिखना। सो इट कंटेन्स द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, या उसको हम आइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम आइटर भी बोलते हैं। विच कंटेन्स द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। मतलब मिड ब्रेन के ऊपर थर्ड वेंट्रिकल है, मिड ब्रेन के नीचे फोर्थ वेंट्रिकल है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम आइटर की मदद लेते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, इसके लिए एक न्यू डायग्राम। The corpora quadrigemina are 4 rounded elevations on the dorsal surface of the midbrain। आपका जो मिड ब्रेन प्रेजेंट है, उस मिड ब्रेन के पीछे की तरफ, क्या बोल रही हूँ मैं, आपका जो डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट है, आपका जो मिड ब्रेन प्रेजेंट है, उस मिड ब्रेन के पीछे की तरफ, डॉर्सल सरफेस की तरफ 2 राउंडेड एलिवेशंस है। 2 नहीं, 4 राउंडेड एलिवेशंस है। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा मीन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, और क्वाड्री मतलब क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्वाड्रीलेटरल। तो क्वाड्री मतलब क्या होता है? 4 चीज़ें, 4 चीज़ें। ओके, 4 स्ट्रक्चर, 4 शेप्स। तो क्या बोला गया हमको कि हमारा जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के पीछे की तरफ ऐसे 4 फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। 2 फोल्डिंग ऊपर है, 2 फोल्डिंग नीचे है। ठीक है, और इन 2 फोल्डिंग्स के बीच में अंदर की तरफ भी एक फोल्डिंग प्रेजेंट होगी। मतलब देखो, बाहर की तरफ ऐसे 2 फोल्डिंग्स हैं, नीचे की तरफ ऐसे 2 फोल्डिंग्स हैं, और इनके बीच में भी इधर से एक फोल्डिंग आएगी, अंदर की तरफ ऐसे इस साइड से एक फोल्डिंग आएगी, इस साइड से एक फोल्डिंग आएगी। ठीक है, इसको अगर और थोड़ा सा क्लियरली बनाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपके बाहर के ऊपर के 2 फोल्डिंग्स, ये नीचे के 2 फोल्डिंग्स, ये नर्व फाइबर्स हैं जो ऐसे मसल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब ये नर्व फाइबर्स ही गोल गोल होके ऐसे लोब्स के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर के 2 फोल्डिंग्स, नीचे के 2 फोल्डिंग्स, और इनके बीच में से थिक नर्व फाइबर पास होता है। क्या पास होता है? ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे 2 नर्व फाइबर्स पास होते हैं। इनके बीच में से अंदर की तरफ देखो, आपको बाहर से आपको ऐसे 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा आपको 2 लोब्स दिखाई दे रहा है, ऐसा 2 लोब्स दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना पार्ट देखो मेरा। लेकिन अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है ये पता चलेगा क्या? समझो अंदर की तरफ ऐसा है,
अंदर की तरफ ऐसे ये 2 मार्कर के ढक्कन है, लेकिन क्या ये आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, डॉर्सल सरफेस से दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है। तो डॉर्सल सरफेस की तरफ हमको सिर्फ लोब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन अंदर की तरफ जब आप इसको कट करके ऐसे करके देखोगे तो आपको अंदर की तरफ 2 नर्व फाइबर्स दिखाई देंगे, और इन 2 नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडियुंकल्स। क्या बोलते हैं इन 2 नर्व फाइबर्स को? हम सेरिब्रल पेडियुंकल्स। इसके बारे में आगे मैं वापस बताऊंगी। तो अभी हम क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सो द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आर 4 राउंडेड एलिवेशंस। क्या बोला गया है हमको इधर पे? क्या बोला गया है हमको इधर पे? द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आर 4 राउंडेड एलिवेशंस। एलिवेशंस मतलब ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ओके। ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन, अंदर ऐसा मिड ब्रेन है और इसके ऊपर ऐसे 4 एलिवेशंस निकले हैं। मतलब इमेजिन करो कि यह आपका मिड ब्रेन है और इस मिड ब्रेन के ऊपर इधर एक एलिवेशन है, इधर पे एक एलिवेशन है, ऐसे ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 2, तो ऐसे 4 एलिवेशंस निकले हुए हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। द 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, यानी कि ऊपर के 2 पार्ट्स, ऊपर के 2 लोब्स। कॉलिकुलाई का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, बंडल ऑफ फाइबर। कॉलिकुलाई का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ फाइबर्स। ये जो 2 लोब्स बने हैं, ये ऊपर के 2 लोब्स और नीचे के 2 लोब्स, ये नर्व फाइबर के बंडल ही हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, आप कंफ्यूज मत हो। सारे के पूरा का पूरा ब्रेन नर्व फाइबर से बना है। बिलियंस मतलब अरब नर्व फाइबर्स मिलके आपका ब्रेन बनाती हैं। ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिल के आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऊपर के जो 2 लोब्स हैं, हमारा जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है उसके ऊपर के जो 2 लोब्स हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जो 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस। उनके पास क्या आता है आपका? हमने कल क्या पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हमारी आइज से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं, आइज से जो नर्व फाइबर्स हमारे निकलते हैं वो अंदर की तरफ जाके ऑप्टिक चियाज़मा बनाते हैं, मतलब क्रॉस हो जाते हैं। और वही नर्व फाइबर्स क्रॉस होके किससे कनेक्ट होते हैं? मिड ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। मतलब देखो आपका ये इस आइज से नर्व फाइबर निकला, वो इधर पे जाके ऐसा क्रॉस हो गया, क्रॉस होके उसने ऑप्टिक चियाज़मा बनाया और वो पीछे आके मिड ब्रेन से कनेक्ट हो गया। किससे कनेक्ट हो जाता है वो? मिड ब्रेन से। मतलब देखो ये आपका आइज था, ठीक है, ये आपका आइज था, यहाँ से जो नर्व निकला वो यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ से जो नर्व निकला वो यहाँ से क्रॉस हुआ, और ये क्रॉस होके मिड ब्रेन के ऊपर वाले रीजन से कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है? मिड ब्रेन के ऊपर वाले रीजन से, यानी सुपीरियर कॉलिकुलाई से, ठीक है। सो सुपीरियर कॉलिकुलाई किसको कंट्रोल कर रहा है? ये मैं मिटा देती हूँ। सुपीरियर कॉलिकुलाई किसको कनेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? सुपीरियर कॉलिकुलाई कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्सेस। मतलब आपको क्या दिख रहा है, ये सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? सुपीरियर कॉलिकुलाई। एंड द 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई, और जो कॉलिकुलाई नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ये 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं, दीज आर सुपीरियर। ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं? विजुअल रिफ्लेक्सेस। और जो 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई है, ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ये क्या कंट्रोल करते हैं? दे आर द रिले सेंटर फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? सुनने की क्षमता। ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? सुनने की क्षमता। तो आपके कान जो है, देखो ये 2 कॉलिकुलाई नीचे प्रेजेंट है कान की तरफ, और ये 2 कॉलिकुलाई ऊपर प्रेजेंट है जहाँ पर आइज के नर्व फाइबर्स कनेक्ट होते हैं। तो जो इंफीरियर कॉलिकुलाई है, जो कॉलिकुलाई नीचे प्रेजेंट है, मतलब ये जो 2 लोब्स हैं, ये जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ये क्या कनेक्ट कर रहे हैं? ईयर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं? ईयर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमको ध्यान से सुनने में मदद करता है। देखो जब कोई खुसखुस फुसफुस करता है, एग्जाम में कैसे स्टूडेंट्स जब किसी से आंसर पूछते हैं तो टीचर के कान एकदम अलर्ट रहते हैं। रात को जब मम्मी घर पे सोती है तो मम्मी के कान एकदम अलर्ट रहते हैं कि बाहर कोई दरवाजे पे खड़ा है क्या, कोई आवाज़ दे रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एकदम हल्की हल्की आवाज़ सुनने के लिए जो अलर्टनेस चाहिए, वो अलर्टनेस इंफीरियर कॉलिकुलाई की वजह से मिलती है। किसके वजह से मिलती है? इंफीरियर कॉलिकुलाई की वजह से। मतलब अगर हल्की सी भी आवाज़ सुनाई दे रही है तो हमारे कान और अलर्ट हो जाते हैं, ताकि थोड़ा सा और क्लियरली हमको बातें सुनाई दे। जब गॉसिप करते हैं बच्चे एग्जाम में या क्लास में बैठ के, तो टीचर के कान बहुत अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरे कान बहुत अलर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है, स्पेशली इन क्लासरूम। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? द 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिले सेंटर ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। इट ऑपरेट्स व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू मूव द हेड टू हियर द साउंड्स मोर डिस्टिंक्टली। मतलब जब आपको अच्छे से सुनना है तो आप अपनी गर्दन कैसे हिलाते हो कि थोड़ा सा और अच्छे से सुनाई दे, तो ये गर्दन हिलाने वाला मूवमेंट जो है,
अच्छे से सुनने के लिए जब आप अपनी गर्दन हिलाते हो तो इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी कि सुनने के लिए आपने अपने गर्दन को मूव किया। और ये मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है? इंफीरियर कॉलिकुलाई के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? इंफीरियर कॉलिकुलाई के वजह से। तो सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करते हैं, इंफीरियर कॉलिकुलाई ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The midbrain also contains on its inferior surface two thick fibrous tracts called cerebral peduncles और crura cerebri। मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर ड्रॉ करके कि यहाँ से एक ऐसे थिक फाइबर पास होती है और यहाँ से एक ऐसे थिक फाइबर पास होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेड्यूंकल। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अंदर की तरफ मैंने आपको बोला था ना कि बाहर ऐसे आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दिखाई दे रहा है, पर अंदर क्या है कुछ पता चल रहा है कि आपको? नहीं। जब आप इसको खोल के देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि अंदर दो नर्व फाइबर्स है और ये नर्व फाइबर्स मतलब इन दो पेड्यूंकल से, पेड्यूंकल मतलब बल्ब जैसा स्ट्रक्चर या फिर बल्ब का जो स्टेम होता है उसका स्ट्रक्चर, तो इन दो पेड्यूंकल से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। इन दो पेड्यूंकल से क्या निकलती हैं? बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। क्या बोलते हैं इसको हम? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इन दो पेड्यूंकल से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और ये नर्व्स क्या करती हैं? हमारे मिड ब्रेन को हमारे सेरिब्रम से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। देखो, सेरिब्रम ऊपर प्रेजेंट है, सेरिब्रम के नीचे डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन में हाइपोथैलेमस और थैलेमस है और इसके नीचे मिड ब्रेन प्रेजेंट है। तो मिड ब्रेन और सेरिब्रम को कनेक्ट करने के लिए नर्व्स चाहिए और वो नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं? वो नर्व्स कहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? आपके क्वाड्रिजेमिना के अंदर की तरफ। क्वाड्रिजेमिना के अंदर की तरफ जो दो नर्व बंडल प्रेजेंट है आपके क्वाड्रिजेमिना के अंदर की तरफ, ये देखो ऐसे, ये आपका क्वाड्रिजेमिना है और ये आपके दो बंडल है, ये दो नर्व फाइबर्स का बंडल है। इसको हम बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई या कॉर्पोरा पेड्यूंकल। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पेड्यूंकल्स। सी द मिड ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स ऑन इट्स इंफीरियर सर्फेस, इंफीरियर मतलब अंदर की तरफ, टू थिक फाइब्रस ट्रैक, थिक फाइब्रस बंडल, थिक फाइब्रस ट्रैक्स कॉल्ड सेरिब्रल पेड्यूंकल्स और क्रूरा सेरिब्राई। इसको हम क्या बोलते हैं? डायग्राम में भी देखो आपको दिखाने की कोशिश की गई है। अंदर की तरफ ब्लू कलर का एकदम छोटा छोटा लेबलिंग किया है। अंदर की तरफ ब्लू कलर का जो दो थिक फाइब्रस बंडल पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई। इसमें से थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं जो बाहर की तरफ निकल के आपके सेरिब्रम से कनेक्ट हो जाती है। तो आपका मिड ब्रेन आपके सेरिब्रम से चिपक जाता है, क्योंकि मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है? नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी वो सेरिब्रम को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी। देखो, इमेजिन करने की कोशिश करो, आंख बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करो कि ऊपर सेरिब्रम है, उसके नीचे डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन के नीचे आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे आपका पॉन्स वेरोली है और पॉन्स वेरोली के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो मिड ब्रेन और सेरिब्रम को कनेक्ट करने के लिए जो नर्व्स निकल रही हैं, वो नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं? आपके क्रूरा सेरिब्राई से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? क्रूरा सेरिब्राई से। ये क्रूरा सेरिब्राई कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर की तरफ। ओके, ऑल राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं जितना हो सकता है उतना बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आगे क्या आता है? दीज ट्रैक्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स फॉर्म RAS। ओके, तो यही ट्रैक्स जो हैं, इन ट्रैक्स में से, इन नर्व फाइबर्स से आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब थाउजेंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स। ओके, एंड इट कनेक्ट द सेरिब्रम टू द मिड ब्रेन। और ये नर्व फाइबर्स क्या करेंगे? आपके सेरिब्रम और आपके मिड ब्रेन को कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे देखो नेक्स्ट डायग्राम में क्या, नेक्स्ट थ्योरी का पॉइंट क्या बताया गया है? नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन। हाँ, ये क्या बोला है? देखो, हमने बार बार पढ़ा कि हर एक ब्रेन के पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमने सेरिब्रम में पढ़ा था सेरिब्रल न्यूक्लियाई, जिसको हमने बोला था न्यूक्लियस अकम्बन्स। फिर हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा कि वहाँ पर भी एक हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसी तरीके से आपके मिड ब्रेन में भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब उधर पे भी बहुत सारा स्पॉट्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। तो हर एक ब्रेन के पार्ट में एक एक न्यूक्लियाई वाला पॉइंट है, जहाँ पर आपका पूरा मैसेज एक्यूमुलेट होता है और फिर वहाँ से स्प्रेड होने का काम करता है।
आपको क्या क्या समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिड ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर, कि मिड ब्रेन डायनसेफलॉन के नीचे प्रेजेंट होता है, उसके डॉर्सल सरफेस में 4 लोब्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के ऊपर 2 पार्ट्स है और नीचे 2 पार्ट्स है। ऊपर के पार्ट्स को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे के पार्ट्स को बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई विजन कंट्रोल करते हैं, इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई हियरिंग ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल करते हैं। और इन कॉलिक्यूलाई के बीच से 2 नर्व फाइबर्स पास होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पेडिउंकल्स, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनाता है जिसकी मदद से आपका मिड ब्रेन सेरिब्रम से कनेक्ट होता है। इतना याद रखो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ क्योंकि MBBS के फर्स्ट ईयर में न्यूरल एनाटॉमी होगी, वहाँ पर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। जितना NCERT, मैं महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से भी नहीं बता रही हूँ, मैं NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट खुद को कंफ्यूज मत करके लेना, ठीक है। ऑल राइट, तो अब आगे क्या बताया है, नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन इज द मास ऑफ ग्रे मैटर स्कैटर्ड विद इन द वाइट मैटर। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो सेरिब्रम होता है, आपका जो सेरिब्रम होता है वो सेरिब्रम कैसा होता है, ग्रे मैटर से बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो न्यूरॉन्स है उनका सेल बॉडी प्रेजेंट है। सेरिब्रम कैसा है अपना, ग्रे मैटर है। और ये जो बीच का मेड्यूला वाला रीजन है, मेड्यूला वाला जो रीजन है, मेड्यूला में हमने क्या देखा, इधर पे डायनसेफलॉन प्रेजेंट है, करेक्ट, और इधर पे पीनियल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेड्यूला वाला जो रीजन है ये कैसा है, वाइट मैटर है। और इसके नीचे आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट है, इसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, मिड ब्रेन प्रेजेंट है। पर ये मिड ब्रेन भी कहाँ पर प्रेजेंट है, वाइट मैटर में ही प्रेजेंट है। ये मिड ब्रेन भी कहाँ पर प्रेजेंट है, वाइट मैटर में ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़े थोड़े से ग्रे मैटर्स देखने को मिलते हैं, थोड़े थोड़े से क्या देखने को मिलते हैं, ग्रे मैटर। जैसे यहाँ पे हमको लिम्बिक सिस्टम देखने को मिल रहा था, वैसे यहाँ पर हमको थोड़े थोड़े से ग्रे मैटर देखने को मिलते हैं। सो नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के सेंटर के आसपास में आपको ग्रे मैटर देखने को मिलेगा, और उस ग्रे मैटर को हम बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। उस ग्रे मैटर को हम क्या बोलते हैं, रेड न्यूक्लियस, जो हमारे मिड ब्रेन के सेंटर के आसपास में फैला हुआ है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इस ग्रे मैटर का क्या काम है, देखो ग्रे मैटर मतलब क्या, न्यूक्लियर, आपका जो न्यूरॉन है, ग्रे मैटर मतलब क्या होता है, ये आपका न्यूरॉन है और ये एक्सॉन है। तो ग्रे मैटर मतलब ये वाला पार्ट, सेल बॉडी वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये ग्रे मैटर क्या कंट्रोल करता है, न्यूरॉन का मेन पार्ट ग्रे मैटर होता है। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग का वो थोड़ा सा रब हो गया मेरे हाथ से। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग पोस्चर एंड मसल टोन। आपकी बॉडी का पोस्चर, आप ऐसे खड़े हो कि आप स्ट्रेट खड़े हो, तो आपकी बॉडी का जो पोस्चर होता है, आपकी जो मसल टोन होती है, मसल ग्रोथ होती है, कितना थिक मसल होना चाहिए, कितना थिन मसल होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम। मॉडिफाइंग सम मोटर एक्टिविटीज़, मतलब आपको चलने में, देखो जो इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है या जो इंसान एक्सीडेंट हो जाता है जिसका, तो उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, चलने की और दौड़ने की उनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये सारी मोटर एक्टिविटीज़ इंप्रूव करना, बॉडी का पोस्चर इंप्रूव करना, ढंग से खड़े रहो, ढंग से बैठो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में यही सब कराया जाता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो वो जो पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर्स है वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन का स्पेसिफिकली ये रेड न्यूक्लियस वाला रीजन, कौन सा रीजन, रेड न्यूक्लियस वाला रीजन। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग पोस्चर एंड मसल टोन, मॉडिफाइंग सम मोटर एक्टिविटीज़। मोटर एक्टिविटी मतलब गाड़ी नहीं चलाना, मोटर एक्टिविटी मतलब हमारा मूवमेंट्स, हमारी बॉडी का मूवमेंट्स, हाथ हिलाना, पैर हिलाना। जिनका एक्सीडेंट हो जाता है वो कैसे फिजियोथेरेपी में बॉडी मूवमेंट सीखते हैं, बस वही बोला गया है। सो इट कंट्रोल सम मोटर एक्टिविटीज़ एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। मतलब जो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं या जो लोग मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है कि कब आपको हाथ ऊपर करना है, कब आपको बैठना है, कब आपको चलना है। तो ये सारे मोटर एक्टिविटीज़ के बीच का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, मिड ब्रेन में आपको क्या याद रखना है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये डायनसेफलॉन के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें आपका 3rd और 4th वेंट्रिकल कनेक्ट हो रहा है, मतलब ऊपर
मिड ब्रेन के ऊपर थर्ड वेंट्रिकल है और मिड ब्रेन के नीचे फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल मतलब क्या, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का ऊपर का पार्ट। देखो ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है तो इसका ऊपर का पार्ट खुला हुआ है, इसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का ऊपर का पार्ट और लेटरल वेंट्रिकल जो है, इन दोनों के CSF को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक ट्यूब प्रेजेंट है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं आइटर। क्या बोलते हैं इसको? हम आइटर बोलते हैं या सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। ये आइटर कहाँ से पास होती है? मिड ब्रेन से पास होती है, ठीक है। और मिड ब्रेन के बाहर की तरफ, डोर्सल की तरफ 2 लोब्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई क्या कंट्रोल करता है? विजन। और इंफीरियर कॉलिकुलाई क्या कंट्रोल करता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। फिर और क्या बताया गया है कि सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई के अंदर की तरफ 2 थिक फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेड्यूंकल या क्रूरा सेरिब्राई। और ये जो फाइबर्स है इनमें से थाउजेंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स निकल के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनाते हैं जो हमारे सेरिब्रम को हमारे मिड ब्रेन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और मिड ब्रेन के आजू बाजू में, मिड ब्रेन वाइट मैटर के बीच में प्रेजेंट है बट उसके आजू बाजू में थोड़े थोड़े ग्रे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। और मिड ब्रेन का ओवरऑल फंक्शन है बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करना, मोटर एक्टिविटीज कंट्रोल करना। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको मिड ब्रेन अच्छे से समझाने की। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। आपके टेक्स्ट बुक के नीचे एक ऑलवेज रिमेंबर वाला पॉइंट दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये ऑलवेज रिमेंबर वाला पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। वर्निक्स एरिया के बारे में बोला गया है। It is sensory speech area responsible for understanding and formulating written and spoken language. वर्निक्स एरिया कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? टेम्परल लोब, पराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब के बीच में। ये आपका टेम्परल लोब है, ये आपका पराइटल लोब है और ये आपका ऑसिपिटल लोब है। तो यहाँ पर कहीं पर आपका वर्निक्स एरिया प्रेजेंट रहता है। और ये वर्निक्स एरिया क्या कंट्रोल करता है? इट इज़ द सेंसरी स्पीच एरिया। मतलब आप जो सुनते हो और सुनकर जो आप बोलते हो, तो सेंसेशन कि आपको कब क्या बोलना है, ये सेंसरी स्पीच एरिया कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वर्निक्स एरिया करता है। सो इट इज़ द सेंसरी स्पीच एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्म्यूलेटिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस। मतलब आपके सामने जो लिखा गया है या आपके सामने कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो वो लैंग्वेज को समझना या किसी दूसरी लैंग्वेज को पढ़कर उसको समझना, ये जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी किसकी होती है? वर्निक्स एरिया की होती है। और वर्निक्स एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पराइटल लोब, टेम्परल लोब और ऑसिपिटल के बीच में, यहाँ कहीं पर आपका वर्निक्स एरिया प्रेजेंट होता है। तो जब यहाँ पर चोट लग जाती है तो फिर मतलब जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो इंसान को कोई भाषा समझ में नहीं आती है। आप किसी भी भाषा में बात करो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि भाषा समझने वाला जो एरिया है वही पार्ट आपका डैमेज हो चुका है। ओके, सो वर्निक्स एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड देन कम्स ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया हमने पढ़ा था फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द मोटर स्पीच एरिया एंड ट्रांसलेट्स थॉट्स इनटू स्पीच। ये ब्रोकाज एरिया क्या करता है? आप क्या सोच रहे हो और वो सोचते सोचते आपको क्या बोलना है, ये कंट्रोल करने का काम ब्रोकाज एरिया का होता है। इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ टंग्स, लिप्स एंड वोकल कॉर्ड्स। तो हमको कब क्या बोलना है, कब हमको टंग को किस तरीके से रोल करना है, मैं अभी इतने अच्छे से बात कर पा रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा ब्रोकाज एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल के बच्चे होते हैं, उनका ब्रोकाज एरिया डेवलप होने में टाइम लगता है, इसीलिए स्टार्टिंग में वो तोतला कर बोलते हैं। मतलब उनकी वॉइस ऐसे स्टैगर करती है, वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनका जो ब्रोकाज एरिया है वो अभी डेवलप नहीं होता है, मेच्योर नहीं होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर देखने में मज़ा आया होगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। बने रहो हमारे चैनल के साथ, हम आपके लिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। थैंक यू, सी यू सून, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।